नमस्कार दोस्तों, मैं सी राजेश सलूजा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज एस्टेट और फाइनेंशियल प्लानिंग की थर्ड एपिसोड लेके। और इससे पहले कि मैं अपनी एपिसोड आगे लेके चलूं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरी पहली दो एपिसोड को मल्टीपल और बहुत सारे व्यूज़ आपने दिए, बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे अपने फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि जो चीज़ अगर कवर नहीं हुई या जो मुझे इम्प्रूव करना है वो अपने सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कवर कर सकूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है कि डिसीज्ड के जो एसेट्स हैं, पहले हम एसेट्स को डिफाइन करेंगे और फिर बात करेंगे कि डिसीज के एसेट्स को किस तरह से लीगल हेयर्स पे ट्रांसफर किया जाए। और जहां तक कि लीगल हेयर्स की डेफिनेशन का सवाल है, हमने एपिसोड 2 में डिटेल में उसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वो सारी इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स जो डिसीज ने किए हैं अपने लाइफ में, उसको कैसे हम एनकैश करें और किस तरह से वो ट्रांसफर हो लीगल हेयर्स के नाम पे। तो हमारे दो एपिसोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपसे शेयर किया। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि एक कंप्लीट लिस्ट बनाए जो भी डिसीज है उनके एसेट्स की। और ये एसेट्स जो है हम अगली स्लाइड पे दिखाएंगे कि हम तीन डिफरेंट बकेट्स में ट्रांसफर करेंगे, तीन अलग अलग नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम ये लिस्ट बना रहे हुए तो साथ साथ में हम देखेंगे कि इन एसेट्स के अंदर क्या कोई नॉमिनी भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि नॉमिनी लगभग रहता है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। जैसे आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, तो इन सब में तो नॉमिनी होता है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नॉमिनी नहीं होते। डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। फिर आपको ये देखना है कि क्या जो एसेट्स है वो कहीं जॉइंट नेम में तो नहीं है, अगर है तो किसके साथ जॉइंट नेम में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको देखना पड़ेगा कि डिसीज्ड के पास डिसीज ने कोई विल तो नहीं बना रखी, वसीयत तो नहीं बना रखी। ये नॉर्मली अगर वसीयत होगी तो आपके जो परिवार के निकट वकील है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो खास दोस्त है जाने वाले के, उनको मालूम होगा इसके बारे में। तो इसका जरूर पता करें, ये काफी जगह पे आपके काम आ सकती है। अब हमने जैसे बोला कि एसेट्स को हम तीन बकेट्स में डिवाइड करेंगे। वो क्या क्या रहेंगी? एक हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट्स। मैंने अभी उदाहरण दिए इन्वेस्टमेंट्स के, वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, एनएससी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, एक्सेट्रा। और बिजनेस में अगर कहीं पैसा लगा हुआ है, कहीं पे प्रोप्राइटरशिप चल रही है, पार्टनरशिप चल रही है या किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी सबके सब। दूसरी बकेट है, उसको हम बोलते हैं मूवेबल एसेट्स, जो लगभग वो जो आप घर पे अपने एसेट्स यूज करते हैं। मेजर इसमें रहेगा व्हीकल, कार रहेगा, मोटरसाइकिल रहेगा, ऐसी जो चीजें रहेंगी व्हीकल्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, कलेक्टिबल्स, इक्विपमेंट्स और बाकी सब चीजें, ये सब कहलाती है मूवेबल एसेट्स। अगली है लाइन, वो है इमूवेबल एसेट्स। तो कोई भी लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, हाउस, शॉप या कोई ऐसी चीज जो कि इस कैटेगरी में आती हो, उसको हम इमूवेबल एसेट बोलेंगे। तो तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर नॉमिनी होते हैं। लगभग मूवेबल एसेट्स क्योंकि हम डे टू डे रूटीन में यूज करते हैं, तो इसमें नॉमिनी लगभग नहीं होते एक्सेप्ट नंबर वन, व्हीकल। जी हाँ, व्हीकल के अंदर व्हीकल एक्ट की अमेंडमेंट के बाद, मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट के बाद, अब हम अपने व्हीकल्स के अंदर भी नॉमिनी कर सकते हैं। तो आपकी अगर पुराना व्हीकल है या नया व्हीकल है, तो आप ऑनलाइन जाके अपने व्हीकल के अंदर नॉमिनी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मूवेबल एसेट्स के लिए आप लगभग नॉमिनेशन नहीं पाएंगे, ये सब के सब विल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इमूवेबल एसेट्स के अंदर भी नॉमिनी नहीं पाएंगे आप, ये भी प्राइमरीली विल के थ्रू सेटल होते हैं, या जो और तरीका होगा मैं आपको
आगे शेयर करते हैं। अब हम बात सबसे पहले बकेट की करेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वो जिसके अंदर के नॉमिनी है। अगर नॉमिनेशन है तो फिर वो बैंक या वो संस्था जो है वो आपसे क्या कागज मांग सकती है, उसके बारे में आपको बताते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी कोई भी कार्रवाई उस एसेट्स को रिट्रीव करने के लिए शुरू तभी हो पाएगी जब सबसे पहले आपके पास डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज आ जाए। अब ये डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज कौन अटेस्ट करेगा? जिसपे लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड, ये जो लीगल हेयर है, जो जिसका नॉमिनेशन है वहां पे, वो इसको अटेस्ट करेगा। फिर केवाईसी ऑफ द नॉमिनी, आधार, पैन या और कोई आइडेंटिफिकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट की रसीद या पासबुक या कोई अनयूज चेकबुक। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई बैंक्स या कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूर इस पे फोकस करते हैं कि बाकी बची हुई चेकबुक या डेबिट कार्ड वापस किया जाए, बट ये कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है। यू विल फाइंड मेनी बैंक्स जो कि शायद आपसे लेंगे भी नहीं और बोलेंगे कि आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए अपने आप ही। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट हो सकता है कि कोई बैंक इतना स्ट्रिक्ट हो इसके बारे में, वो मांगेगा तो आपको उनको कहीं से रिट्रीव करके देनी पड़ेगी या फिर कोई आपसे इंडमनिटी या एफिडेविट वो लेंगे इसके बदले। फिर क्लेम फॉर्म है, लगभग पर्टिकुलर सेम रहते हैं, पर हर बैंक का, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग क्लेम फॉर्म रहेगा। विटनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटनेसेस वही रखने चाहिए जो कि जिनके केवाईसी हो, दैट इज अगेन आधार कार्ड और पैन कार्ड जिनका हो। और बैंक टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे वेरी करता है कि कोई और भी कागज वो आपसे कह सकते हैं कि साइन करिए। बट नॉमिनेशन इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। नॉमिनी क्या होता है, मैं यहाँ पे अभी उस बात को नहीं डिटेल में जाना चाहता। मेरे अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, विल और नॉमिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो जरूर देखिएगा वो वीडियो। यहाँ पे बस एक लाइन बोलूंगा कि क्या नॉमिनेशन मतलब कि उसी इंसान को ये एसेट जाएगा जिसका नॉमिनेशन है? आंसर इज यस एंड नो। ये यस और नो क्यों है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट रहेगा कि इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसमें नॉमिनेशन नहीं है। अब इसके अंदर हालांकि मेरी स्क्रीन पे मैं आपको एक फिगर दूंगा 5 लाख रुपए की, बट ये फिगर भी थोड़ा वेरी करती है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, और इसके बारे में कोई वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट मैं नहीं दिखा पाऊँ, पर ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस प्रैक्टिकली होती है मैं उसके बेस पे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक फिगर आती है 5 लाख रुपए की। तो मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसमें नॉमिनेशन नहीं है और उसकी वैल्यू 5 लाख से कम है, तो उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट होती है, उसके लिए अलग प्रोसेस है। वेयर एज अगर वही इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर है, तो उसकी एक सेपरेट प्रोसेस रहती है, सेपरेट डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं इन बैंक्स और इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो देखते हैं जी, पहला वो केस जहां पे इन्वेस्टमेंट जो की है उसकी वैल्यू 5 लाख से नीचे है और ऑब्वियसली नॉमिनेशन उसमें नहीं है। और यहाँ पे हम एक बात और मान रहे हैं कि इसके अंदर विल भी नहीं है, तो नॉमिनेशन भी नहीं है और विल भी नहीं है, तो बैंक क्या क्या कागज मांगेगा? अब देखिए, जो पुराने वाले स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो मैंने आपको बोल्ड कलर में दिखा रखे हैं, ब्लैक में। सबसे पहले सारे लीगल हेयर्स के केवाईसी चाहिए होंगे, और साथ साथ में अगर आप नंबर 7 में देखेंगे तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सर्वाइवल सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो कि बताएगा कि फॉलोइंग पर्संस आर द लीगल हेयर्स। तो उन सबके सर्टिफिकेट चाहिए। जैसा कि बाकी तो सेम ही है, क्लेम फॉर्म, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इंडेमनिटी बॉन्ड, जो दिल्ली जैसे दिल्ली स्टेट के हिसाब से 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे रहेगा, क्योंकि स्टैम्प वैल्यू ऑफ द स्टैम्प पेपर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बिकॉज स्टैम्प एक्ट इज स्टेट एक्ट। तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इस पर्पज के लिए फॉर आईडी इंडेमनिटी बॉन्ड कितने का स्टैम्प पेपर लगेगा। तो दिस इज गिवन एज पर द डेली रिक्वायरमेंट, डेली स्टेट। साथ में एफिडेविट लगेंगे सब लीगल हेयर्स के, वो भी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, और लीगल हेयर सर्टिफिकेट। तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जब आप उस इन्वेस्टमेंट को क्लेम करने जाएंगे जिसमें नॉमिनेशन नहीं है और उसकी वैल्यू 5 लाख से नीचे है। अगर 5 लाख से ऊपर है तो कई बैंक्स तो उन्हीं डॉक्यूमेंट से, जो मैंने पहले बताया आपको,
उसमें ही आपको दे देंगे, बट सम बैंक्स आर वेरी रिजिड, वेरी दे गो बाय द रूल, और वो सबसे इंपॉर्टेंट मांगेंगे पॉइंट नंबर 5, सक्सेशन सर्टिफिकेट और एलओए, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से मिलेगा। तो यहाँ पे भी दो सिचुएशंस आती हैं। सिचुएशन नंबर 1, जहाँ पे उस फैमिली के लीगल हेयर्स में कोई इशू नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पिछली स्लाइड में दिखाए उसके बेसिस पे काम हो जाएंगे। लेकिन अगर डिस्प्यूट है, चाहे वो फिर वैल्यू 5 लाख से कम है या ज़्यादा है, तो दोनों केसेस के अंदर आपको शायद कोर्ट जाना पड़े और वहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट या एलओए लेके आना पड़े। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस। टाइम का अगर हम बात करें तो 9 महीने से लेके 15 महीने तक कोई भी टाइम लग सकता है, और सर्टनली इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। 50,000 अपवर्ड्स कुछ भी आपका खर्चा टोटल आ सकता है। अगेन विटनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई डॉक्यूमेंट जो बैंक या इंस्टीट्यूशन आपसे मांगे वो भी आपको देना पड़ेगा। अब हम सेकेंड लेग में आते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट है और जॉइंट नेम है तो क्या होगा। ये इजी है, इसमें बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है जॉइंट नेम वाले के नाम पे जो सेकंड या थर्ड या कंबाइंड होल्डर्स बाकी रह गए हैं, और अगर उसके केस विल है तो विल चलेगी, विल एप्लीकेबल होगी। तो मान लीजिए कि जो डिसीज्ड है उसने विल में अपने शेयर को किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया हुआ है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर नहीं होगा, वो विल के हिसाब से चलेगा। अदरवाइज इफ देयर इज नो कॉन्ट्ररी विल, तो फिर जॉइंट होल्डर को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, और ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड बकेट की, जो है मूवेबल एसेट्स की। तो जैसे कि मैंने बताया कि मूवेबल एसेट्स में मेन व्हीकल होता है। अगर उसमें नॉमिनेशन है तो कोई इशू नहीं है, वो सेम नॉमिनेशन वाली प्रोसेस चलेगा। अगर विल है तो विल के हिसाब से चलेगा। अगर दोनों नहीं है तो फैमिली सेटलमेंट होगी, वो अपने आप में से लीगल हेयर सर्टिफिकेट देंगे और डेथ सर्टिफिकेट देंगे, और जिसको भी वो एंटाइटल करते हैं उस व्हीकल को या उस मूवेबल प्रॉपर्टी को लेने के लिए, वो एज पर द फैमिली एग्रीमेंट सेटलमेंट वो ले सकता है। अगर डिस्प्यूट है तो ऑब्वियसली फिर से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट या एलओए लेने के लिए। अब इमूवेबल एसेट की बात करते हैं। अगर वो सिंगल नेम पे था, जाने वाले के ही सिंगल नेम पे था, तो उस केस में क्या चलेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या डिसीज की विल है। अगर है तो विल को एक प्रोबेट कराने का प्रोसेस होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट जिसके नाम से विल है, चाहे वो लीगल हेयर हो या ना हो, विल, हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, विल जो है वो लीगल हेयर के बियॉन्ड भी की जा सकती है, किसी के नाम से की जा सकती है। या अगर विल नहीं है तो फिर एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनेगी, या मान लीजिए उसके 3 लीगल हेयर्स रह गए हैं, हस्बैंड चला गया, वाइफ और 2 बच्चे हैं, और वो मेजर है, तो उस केस के अंदर बच्चे अपनी मदर के नाम पे अपना शेयर रिलिंक्विश कर सकते हैं, उसको आरडी बोलते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, 1 डे प्रोसेस, नॉन एक्सपेंसिव प्रोसेस, 2-4-5 हज़ार का खर्चा आएगा, वो भी एजेंट या राइटर को देने के लिए। बियॉन्ड दैट इट इज सिंपल और जल्दी हो जाता है। और अगर डिस्प्यूट आ जाता है, फिर वही बात, तो फिर आपको उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट या एलओए के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इमूवेबल एसेट जो कि जॉइंट नेम पे है। एक बहुत गलत धारणा लोगों के माइंड में रहती है कि हस्बैंड वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, और अगर कोई भी एक चले जाता तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे स्पाउस के पास ओनरशिप चली जाती है। तो आंसर इसका है, ये ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर भी विल देखनी पड़ेगी। अगर विल है और अगर उस विल में लिखा हुआ है कि मेरा शेयर मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को चले जाए, तो ही ये वाइफ के नाम पे होगा, अदरवाइज वो लीगल हेयर्स पे जाएगा। और लीगल हेयर पे जाएगा तो फिर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से लीगल हेयर आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और रिस्पेक्टिव 50% शेयर जो डिसीज का है वो सब लीगल हेयर्स में बटेगा, और उन लीगल हेयर्स में उसकी वाइफ भी एक शेयर उनको भी जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर विल नहीं है और एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट मल्टीपल लीगल हेयर्स आ रहे हैं, तो बाकी के लीगल हेयर्स अपना टाइटल रिलिक्विश करके किसी एक पर्सन के नाम पे भी
ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी एक पर्सन को या 2 लोगों को मालिक उस प्रॉपर्टी का बना सकते हैं। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत ही सस्पेंस वाला टॉपिक है, काफी बार जिक्र हुआ है विल और नॉमिनेशन का। इसको डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये दोनों काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अब आने वाले टाइम में जो डिसीज की फैमिली है उसको अपने फ्यूचर में कैसे उस पैसे को लगाना है जो इस इन्वेस्टमेंट से रिकवर हो रहा है, और किस तरह से मेक श्योर करना है कि उनका आगे आने वाला टाइम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से स्मूथली चलता रहे। और फाइनली हम डूज एंड डोंट्स बताएंगे लास्ट एपिसोड में, और जो Q&A आएंगे पूरे 5 जो टॉपिक डिस्कस की करेंगे हम 5 एपिसोड में, उसके Q&A भी हम फाइनल एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या मेरे पहले 2 वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू।